उच्चारण स्थान में हम सबसे पहले जिसमें हमने अ कु ह अ कु ह विसर्ग नामा कंठः ईचु य श ईचु यश विसर्ग नामा तालु रीटू र श विसर्ग नामा मूर्धा ल तु स विसर्ग नामा दन्तः उप विसर्ग नामा ओष्ठः ए आई विसर्ग नामा कंठ तालु ओ विसर्ग नामा कंठ ओष्ठ कंठ तालु और कंठ ओष्ठ। उसके बाद है ब और फ का अब हम वर्ग बोलते किसे है, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया एक शॉर्ट ट्रिक के साथ अकुह विसर्ग नामा कंठ ईचु यश नामा तालु रीटु रस नामा मूर्धा लतु स नामा दंत उप वर्ग नामा ओष्ठ ए वर्ग नामा कंठ तालु ओ वर्ग नामा कंठ ओष्ठ। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि वर्ग बोलते किसे है। सबसे पहले क वर्ग क ख ग घ और ग और अ भी इसी में आता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद है ई चु य च छ ज झ और य। और ध्यान रखना है ई भी इसी में आएगा और श भी इसमें आएगा और य भी इसी में आएगा। ईचु यश नामा ईवी और बड़ी ईवी दोनों ही इसमें आएंगे। उसके बाद है आपका उप रीटु रस नामा
ट, ठ, ड, ढ, न, री टू र श नामा। ठीक है, उसके बाद षष्ठ कोण वाला श भी किस में आएगा भाई? मूर्धा में आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका कंठ, ये आ गया आपका तालु, उसके बाद है उप, ल तू, त, थ, द, ध और न, ल तू स नामा। ठीक है, लास्ट में है स, ल तू स नामा किससे आएगा जी? दंत। ये किससे आएगा? मूर्धा। मूर्धा, आपने ये चीज ध्यान रखनी है, मूर्धा। उसके बाद है आपका उपवर्गनामा, उपवर्गनामा, प, फ, व, भ और म, किससे आएगा? ओष्ठ। किससे आएगा जी? ओष्ठ से। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। कौन सा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आपने ध्यान रखना है कि छोटी ई भी और बड़ी ई भी किससे बोली जाएगी? तालु से बोली जाएगी। उसके बाद री टू रस नामा मूर्धा, उसके बाद ल टू स नामा दंत। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उप वर्ग नामा ओष्ठ, और उ में आपने ये नहीं सोचना कि छोटा ही उ, बड़ा उ भी इसी से उच्चारित किया जाएगा। बड़ा उ भी इसी से उच्चारित किया जाएगा और आ भी इसी से उच्चारित किया जाएगा। आपने ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अ को ह विसर्ग नामा कंठ, ईचु यश नामा तालु, रीटु रस नामा मूर्धा, ल तु स नामा दंत और उप वर्ग नामा ओष्ठ, जिसमें कि उ, बड़ा उ, प, फ, व, भ, म। लेकिन आपने एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा लास्ट का जो वर्ण होता है या पांचवा जो वर्ण होता है वो हमेशा नाक से ही बोला जाता है। ठीक है, कौन सा बोला जाता है नाक से? ग, य, ण, न और म। हर वर्ग का हर वर्ग का अंतिम वर्ण न और म। हर वर्ग का पांचवा नासिक्य होता है, अर्थात हर वर्ग का पांचवा वर्ण नाक से बोला
जाता है, जिसमें कि ड, य, न, नौ और मौ आता है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और ए और आई किससे बोला जाता है जी? कंठ तालु। और ओ और औ किससे बोला जाता है? कंठ ओष्ठ। ठीक है, और ब और फ का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ, ब और फ का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। क्या होता है? दंत ओष्ठ होता है ब और फ का उच्चारण स्थान। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, बहुत बारी से एग्जाम में पूछा जाता है। किसे? ब और फ का उच्चारण स्थान किस में पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है। और ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, अकुह विसर्ग नामा कंठ, ईचु यश नामा तालु और रीटु रस नामा मूर्धः। ईचु यश नामा, ईचु यश नामा अकुह विसर्ग नामा, ईचु यश नामा तालु रीटु रस नामा, रीटु रस नामा मूर्धः लतु स नामा दंतः उपवर्ग नामा ओष्ठः ए वर्ग नामा कंठ तालु और ओ वर्ग नामा क्या होता है? कंठ ओष्ठ होता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आप लोगों से पूछा जाएगा कि य का उच्चारण स्थान, य का उच्चारण स्थान बताओ। तो आपने एकदम ध्यान रखना है, ईचु यश नामा। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा कंठ, तालु, ओष्ठ या मूर्धा। तो आपने ध्यान रखना है ईचु यश नामा, ईचु यश नामा तालु। पहले सबसे पहले मैंने बताया था अकुह विसर्ग नामा कंठ, ईचु यश नामा तालु, रीटु रस नामा मूर्धः और लतु स नामा दंतः। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि ईचु यश नामा तालु से आता है। ठीक है, श भी और य भी किससे आता है? तालु से आता है। इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर एक दो क्वेश्चन में फिर बताता हूं आप लोगों को कि यहां से क्वेश्चन फिर किस प्रकार से पूछा जाएगा। ख का उच्चारण स्थान बताओ। ठीक है, ख का उच्चारण स्थान बताओ। अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में कंठ, ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, तालु और मूर्धा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। 1, 2, 3 और 4। मैंने आपको बताया था कि अकुह विसर्ग नामा, ये चारों जो व्यंजन है ये चारों कहां से बोले जाएंगे? वही कंठ से बोले जाएंगे। और इसका सही आंसर या सही उत्तर रहेगा आपका कंठ। अब आपसे फिर पूछा जाएगा कि श का उच्चारण स्थान बताओ। श का उच्चारण स्थान बताओ।
अब आपको ऑप्शन में दिया गया मूर्धहा, ओष्ठ, तालु और लास्ट में है दंत। तो आपने ध्यान देना है, जैसे ही आपके मुख पे उच्चारित होगा कि ईचु यशोनामा, ईचु यशोनामा क्या होगा भाई, ईचु यशोनामा आपका तालु होता है, रीटु रसोनामा क्या रहेगा, मूर्धा। तो इसका सही आंसर या सही उत्तर मूर्धा रहेगा। इस प्रकार से वर्णमाला से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ब और फ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है भाई, दंत ओष्ठ होता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ब, ये वाला ब और फ में भी क्या है, ये वाला चिन्ह लगा रहेगा। और इन दोनों को इकट्ठा आपसे पूछा जाएगा कि ब और फ का उच्चारण स्थान बताओ। अगर मात्र फ का आपसे पूछा जाता है तो, अगर मात्र आपसे फ का उच्चारण पूछा जाता है तो मात्र ओष्ठ रहता है। ठीक है, उप वर्गनामा, उ और प वर्गनामा। ठीक है, इसमें मात्र ओष्ठ रहेगा। लेकिन अगर ब और फ दोनों मिला के आपसे पूछे गए हैं तो इसका उच्चारण स्थान, अब ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा, एक दंत ओष्ठ, दूसरा है मूर्धहा, तीसरा है तालु, और चौथा है ओष्ठ। तो आपने ध्यान देना है, अगर खाली फ आपसे पूछा गया है तो आंसर आएगा ओष्ठ। लेकिन अगर दोनों ब और फ पूछे गए हैं और अगर ये वाला फ या ये वाला ब पूछा गया है तो आपका आंसर रहेगा दंत ओष्ठ। ये मैंने आपको बता दिया। उच्चारण स्थान हम किस तरह से पढ़ते हैं, अकु ह विसर्गनामा, कंठ ह, इचु यशनामा, तालु, रीटु रसनामा, मूर्धहा और लतु सनामा, दंत और उप वर्गनामा ओष्ठ। हर वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है ग, यो, ग, यो, न और म। हर वर्ग का पांचवा वर्ण हमेशा नासिक्य होता है। अब नासिक्य आप कहेंगे कि नासिक्य बोलते किसे है, जो पांचवा हर वर्ग का वर्ण होता है वो हमेशा नाक से उच्चारित किया जाता है। किससे उच्चारित किया जाता है, नाक से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। हर वर्ग का पांचवा वर्ण नाक से बोला जाता है। अकु ह विसर्गनामा, कंठ ह, इचु यशनामा, तालु रीटु रसनामा, मूर्धहा लतु सहनामा, दंत और उप वर्गनामा ओष्ठ होता है। हर वर्ग का पांचवा वर्ण कैसे बोला जाएगा जी, नाक से बोला जाता है। सबसे पहले सघोष, और सघोष हम जानते हैं कि किसे कहा जाता है। जब सघोष का हर वर्ग का वर्ग तो आप जानते हैं, क वर्ग, क, ख, ग,
घ और ग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ और म। ये चीज़ आपने सबसे पहले ध्यान रखनी है, इसमें यही काम आने वाली है। सघोष किसे कहा जाता है कि सघोष हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। सघोष पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो हमेशा सघोष होते हैं। और अघोष, अघोष किसे कहते हैं जी? अघोष हर वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो हमेशा अघोष कहलाता है। ठीक है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। ठीक है, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो अघोष कहलाएगा और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है भाई? सघोष होता है। ठीक है, सघोष और अघोष में आपने इतना ध्यान रखना है। यहां से अगर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा और ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग का रहेगा, पूरा नीचे तक जितने वर्ग होते हैं हर वर्ग में यही चीज रहती है। ठीक है, यही चीज रहती है। और एक चीज सघोष और अघोष में एक चीज और रहती है कि इसमें जो सघोष होता है उसमें जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या ऊष्म व्यंजन होते हैं या संयुक्त व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन मतलब इसी में आते हैं य, र, ल और व। य, र, ल और ब किस में आएंगे? सघोष में आएंगे, लेकिन ह भी सघोष में ही रहता है। उसके बाद अघोष में श, षष्ठ कोण वाला श और स, तीन ही जो आपके ऊष्म व्यंजन है वो तीन ही इसमें आते हैं, क्योंकि ह यहां पे हमने लिख दिया और ह हमेशा किस में रहता है जी? सघोष में रहता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है वो हमेशा क्या होते हैं जी? अघोष होते हैं। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या रहते हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो हमेशा सघोष रहते हैं। ठीक है, सघोष रहते हैं, जिसमें कि य, र, ल, ब और ह भी इसी में आता है। और अघोष में हमेशा श, षष्ठ कोण वाला श और स इसमें रहते हैं। और ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। स्वर हमेशा सघोष में रहते हैं। उ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आउ भी सघोष में रहते हैं। ये चीज आपने नोट कर लेनी है कि सघोष में ऐसे स्वर नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर पूछे गए तो ये चीज इसमें रहती है। और अघोष में
सघोष और अघोष आगे। उसके बाद हमने पढ़ना है अल्पप्रायण और महाप्रायण। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कैसे होते हैं वही आपने ध्यान देना है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। हर वर्ग का तीसरा और चौथा जो व्यंजन है वो हमेशा अघोष रहते हैं। और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कैसे रहते हैं, अघोष रहते हैं। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष रहते हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और श, षष्ठकोण वाला श और स ये हमेशा अघोष होते हैं। य, र, ल, ब किसमें रहते हैं भाई, य, र, ल, ब रहते हैं सघोष में। यहां से कई बार क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि ह कैसा व्यंजन है, सघोष अघोष या दोनों, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आपने ये चीज ध्यान देनी है कि सघोष में ही हमेशा ह रहता है। कैसा है, सघोष में रहता है। ह हमेशा सघोष में ही रहेगा। ये चीज आपने ध्यान देनी है, ठीक है। फिर यहीं से क्वेश्चन एक फिर पूछ लिया जाता है कि सौ कैसा व्यंजन है, ठीक है। सघोष अघोष दोनों कोई नहीं। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि सौ, श और षष्ठकोण वाला श ये तीनों किसमें थी, अघोष में। अघोष इसका सही आंसर रहेगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर यहां से एक क्वेश्चन में फिर बताता हूं आपको कि हमेशा सघोष या क कैसा गोष्ठों के आधार पे पर क कैसा व्यंजन है। अब इसमें पूछा जाएगा अघोष घोष दोनों या फिर कोई नहीं। आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि घोष भी किसे कहा जाता है, सघोष को ही बोलते हैं घोष। एक हो गया अघोष और एक हो गया सघोष या घोष। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो यहां पे सही उत्तर आपका 2 आएगा, क्योंकि घोष है कैसा व्यंजन, क। घोष कैसा है, अघोष। सॉरी, यहां पे अघोष आएगा। क कैसा व्यंजन है भाई, अघोष है। सही उत्तर इसका ए आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने ध्यान देना है सघोष और अघोष हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक। अल्पप्रायण और महाप्रायण, इसमें भी हम सबसे पहले क, ख, ग,
घ और ग, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। ठीक है, प, फ, ब, भ और म। इसे हमने पहले व्यंजन में पढ़ा भी था। क्या कहते हैं इनको? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन हम इनको बोलते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे भाई? य, लास्ट पे पढ़ा था हमने तीसरा पॉइंट, ऊष्म। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे जी? य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे? श, श, स और ह। तो यहां पे आपने ध्यान देना है कि अल्प प्राण किसे कहा जाता है? जहां पे हमारी श्वास का कम, श्वास मतलब उच्चारण में वायु मात्रा कम निकलती है, मतलब जहां पे हमारी उच्चारण में वायु मात्रा कम निकलती है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे कि उच्चारण में जहां वायु मात्रा उच्चारण में वायु मात्रा अधिक निकलती हो उन्हें महाप्राण कहा जाता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जहां पे मतलब वायु ज्यादा निकलती है उच्चारण करते हुए, जहां पे वायु ज्यादा निकलेगी उन्हें क्या कहा जाएगा भाई? अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है, और जहां पे उच्चारण करते हुए वायु ज्यादा निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। हर वर्ग का आपको वर्ग मैंने बता दिया था, कौन सा होता है वर्ग? वर्ग हम किसे बोलते हैं कि आपने ध्यान देना है, हमेशा वर्ग 5 माने जाते हैं। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है,
पांचों वर्ग को किस तरह से हम इन अल्पप्रायण और महाप्रायण में जोड़ते हैं या किस तरह से इनको उच्चारित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हर वर्ग का पहला हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्पप्रायण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वही अल्पप्रायण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्पप्रायण। अल्पप्रायण कहलाते हैं। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? महाप्रायण। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो अल्पप्रायण होते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो हमेशा महाप्रायण होते हैं। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि कहने का मतलब क, ग और ग कैसे व्यंजन हो गए? वही अल्पप्रायण हो गए। और ये चीज भी आपने ध्यान देनी है कि इसमें अल्पप्रायण में य, र, ल और ब ये भी किस में आते हैं? अल्पप्रायण में ही आते हैं। ये चीज आपने ध्यान देनी है। क, ग और ग। उसके बाद हर वर्ग का पहला, वर्ग मैंने आपको बता दिया है। क वर्ग आ गया, च वर्ग का भी इसी तरह चलेगा, ट वर्ग का भी इसी तरह चलेगा, त वर्ग का भी इसी तरह, प वर्ग का भी इसी तरह। ठीक है, पांचों जो वर्ग होते हैं आपने ध्यान देना है। पांचों के पांचों वर्ग जो होते हैं उसमें इसी प्रकार से चलता रहेगा। और य, र, ल और ब हमेशा अल्पप्रायण में रहते हैं। उसके बाद श, षष्ठकोण वाला श, स और ह ये हमेशा महाप्रायण में रहते हैं। महाप्रायण में रहते हैं। कौन कौन से? श, श, स और ह। ये चीज आपने ध्यान देनी है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सस्पेंस में नहीं आपने पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ह है, ह हमेशा किस में रहता है जी? हमेशा अगर सघोष और अघोष की बात की जाए तो ह हमारा य, र, ल और ब, उसके बाद है ह किस में रहता था? सघोष में रहता था। और अघोष में कौन कौन से रहते थे? श, श और स। ये चीज आपने ध्यान देनी है। लेकिन अल्पप्रायण और महाप्रायण में ऐसा नहीं रहेगा। अल्पप्रायण में और महाप्रायण में ऊष्म जो आपके अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा अल्पप्रायण में रहेंगे। और ऊष्म जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा किस में रहेंगे? महाप्रायण में रहेंगे। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा कि अल्पप्रायण, इसमें से मैं आपको एक दो क्वेश्चन बना के बता देता हूं कि किस तरह से यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रांतों के आधार पर कैसा व्यंजन है, यह प्रांतों के आधार पर कैसा व्यंजन है, तो आपने ध्यान देना है कि यह, अब यहां पे ऑप्शन में पूछा जाएगा अल्पप्रायण, अल्पप्रायण,
महाप्राण, दोनों या फिर कोई नहीं। तो आपने ध्यान देना है कि जो य र ल ब होते हैं वो हमेशा अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। और श, स, षष्ठ कोण वाला श और ह ये हमेशा महाप्राण में रहते हैं। इस प्रकार से प्राणतः के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।